अध्याय 173 डिब्बे का नवीनीकरण पूर्ण। बाहरी कवच विद्युत ब्लेड उपकरण राघव का अपना विचार था। इसके लिए कोई खाका नहीं था, वह विशुद्ध रूप से GK03 इलेक्ट्रिक चाकू के सिद्धांत पर निर्भर था। परमाणु संचालित लोकोमोटिव द्वारा प्रदान की गई विद्युत शक्ति के साथ वह इस सरल उच्च वोल्टेज ब्लेड उपकरण को सीधे ट्रेन के कवच पर लागू करने में सक्षम था। जब उसने पूरी ट्रेन के कवच को फिर से सुसज्जित किया तो राघव ने पहले ही स्टील प्लेट के फ्लैप्स और साइड पैनल के बीच सिरेमिक के साथ जड़ा हुआ एक धातु खांचा छोड़ दिया था। अब उसे बस बॉडी आर्मर ब्लेड डालना था और डिस्चार्ज मॉड्यूल को जोड़ना था। ये सरल लग रहा था, लेकिन राघव ने सोचा कि प्रभाव और शक्ति दूर नहीं होनी चाहिए। आखिर इलेक्ट्रिक चाकू चिराग जैसे विकसित मानव भयानक संस्थाओं की रक्षात्मक त्वचा को काट सकता था। अगर कोई भयानक संस्था उन पर हमला करती तो भी यह उन्हें सीधे मारने के बजाय कम से कम त्वचा की एक परत को उतार देगी। सजर्स चांदी का इलेक्ट्रिक ब्लेड 10 सेंटीमीटर चौड़ा और कई मीटर लंबा राघव द्वारा टुकड़े टुकड़े करके बनाया गया था। कुछ सहायकों की मदद से उन्हें डालने और ठीक करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा, जिससे राघव को बहुत पसीना आ गया। स्वचालित दरवाज़ा खुला और कीकी उत्साहित होकर बाहर निकली। राघव को अभी भी व्यस्त देखकर वह मदद नहीं कर सकी और बोली, वाह बड़े शूरवीर, कड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं ही हूँ जो ऊंचाई वाले गलियारे में आराम कर रहा हूँ। चूंकि तुम सब सोए नहीं हो, जाहिर है मैं तुम सबसे ज्यादा ऊर्जावान हूँ। राघव ने स्थापना पूरी की और कीकी से कहा। कीकी ने राघव द्वारा स्थापित लंबे ब्लेड पर नजर डाली, खुशी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या ये वही इलेक्ट्रिक ब्लेड है जिसका जिक्र तुमने कल किया था? तुमने सच में इसे बना दिया। राघव ने उसे याद दिलाया, केवल सिकुड़ने और फैलने का परीक्षण करना, इसे चालू मत करना। ठीक है टिल्ड। कीकी दूसरे डिब्बे में लौटी, सिस्टम संचालित कर रही थी। एक इलेक्ट्रिक मोटर की सूक्ष्म आवाज गुनगुनाई और चांदी के ब्लेडों का एक चक्र धीरे धीरे अनंत ट्रेन के किनारे वाले पंख से बाहर निकला, ठंडी चमक मार रहा था और भीड़ में सिहरन भेज रहा था। राघव ने परिणाम देखा, काफी खुश था। बुरा नहीं है, हालांकि यह सरल है, सही समय पर ठंडे हथियार अद्भुत काम कर सकते हैं। यांत्रिक अपग्रेड $, टेक्स्ट बधाई हो। यांत्रिक विनिर्माण मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग स्तर 3 में अपग्रेड हो गया है। $, एक अधिसूचना पॉपअप हुई और राघव ने राहत की सांस ली। उसने समय की जांच की और यह पहले से ही शाम 4 बजे बज चुके थे। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि फारलाइन काफिले के 30 वाहन सड़क के किनारे बड़े करीने से खड़े थे। सुमी और उसकी टीम द्वारा सभी आपूर्ति पहले ही हटा दी गई थी। पहले इन कारों से निपटते हैं। अगर अंधेरा होने के बाद परेशानी आती तो इन 30 वाहनों को अगर ले जाया नहीं जा सकता था तो वे बेकार हो जाते। ट्रेन में पहले जैसे फ्लैटबेड मालवाहक डिब्बे की कमी थी और इन कारों को साथ लाना व्यर्थ होगा। सामग्री के लिए उन्हें जुदा करना बेहतर था। राघव ने पानी की एक बोतल ली, कुछ घूंट पिए और तुरंत कारों को निगलना डिवॉरिंग शुरू कर दिया। एक भारी ट्रक को छोड़कर जिसे चलाया गया था, अभी भी एक बचा हुआ था। राघव चलकर गया और सबसे बड़े भारी ट्रक के साथ शुरू करते हुए उसे निगलना शुरू कर दिया। $, टेक्स्ट निगलने की प्रगति 1% $। अधिसूचना दिखाई दी और राघव ने समय की गणना की। उसने अनुमान लगाया कि इस भारी ट्रक को पूरी तरह से निगलने में 20 मिनट से भी कम समय लगेगा। उसका यांत्रिक निगलना यूची में स्तर 3 पर पहुंच गया था और हालांकि उसने राज पर्वत के नौभूमिगत शहर से सिंगूर शहर तक के रास्ते में केवल अपने RG7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निगला था, उसके निगलने के स्तर में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। $, टेक्स्ट निगलना सफल। यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ 20, यांत्रिक निगलना कौशल दक्षता जोड़ 10, अतिरिक्त पुरस्कार शक्ति जोड़ $, टेक्स्ट जुदाई उच्च मैंगनीज स्टील X10, हॉट रोल्ड गढ़ा हुआ स्टील X10, कोल्ड रोल्ड 2 चरण स्टील प्लेट X5, साधारण कार्बन स्टील X20, गैर धातु फोम सामग्री, गैर धातु मिश्रित सामग्री प्राप्त हुई। $, हफर टिल्ड एक संशोधित भारी ट्रक केवल 20 यांत्रिक स्रोत अंक जोड़ता है। पहले के डंप ट्रकों के समान लगता है। इंजन के अलावा कोई उन्नत यांत्रिक संरचनाएं नहीं हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने 2 अच्छी तरह से बनाए गए कवचधारी ऑफरोड वाहनों को छोड़कर बाकी सभी कारों को निगल लिया। प्रत्येक वाहन में लगभग 5 मिनट लगे, कुछ में तो और भी कम समय लगा। जब तक सूरज ढल रहा था 30 वाहनों को निगल लिया गया था। खून के धब्बे और टायर के निशानों को छोड़कर राजमार्ग अब खाली था। राघव ने अपना यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट पैनल खोला।
यांत्रिक हृदय स्थिति वर्तमान स्तर LV.3565/5000, शक्ति स्तर 30%, विस्फोट 300 किलोग्राम, गति स्तर 240%, अधिकतम 13 मीटर प्रति सेकंड, रक्षा स्तर 226%, लोहे की हड्डियां, यांत्रिक जागृति मैकेनिक जागृति कौशलानुसंधान केंद्र, विनिर्माण संयंत्र, यांत्रिक निगलना 466 1000, निगलने की दक्षता बढ़ाता है, यांत्रिक विनिर्माण 10 1000, निर्माण दक्षता बढ़ाता है, यांत्रिक निष्क्रिय स्कैन, मरम्मत, जुदा करें, विशेष कौशल, वायु तोप सामान्य स्तर 3, अधिकतम स्तर, बर्फ ढाल सामान्य स्तर 2, 0.9%, बैकलैश दुर्लभ स्तर 1, 30%, पावर सर्ज दुर्लभ स्तर 1, 23%, अनुस्मारक व ग्रेनेड लॉन्च खाका अपग्रेड हो रहा है, अनुमानित समय 3 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड। कारों को निगलने से 320 यांत्रिक स्रोत अंक जुड़े थे। यांत्रिक निगलने की दक्षता 160 तक बढ़ गई, जिसमें शक्ति, गति और रक्षा क्रमशः 20, 15 और 18 अंक जमा हुए। जिस बात से राघव हैरान था वह ये थी कि इतने सारे निगलने के बावजूद उसे एक भी कौशल प्राप्त नहीं हुआ था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी कारों को निगलने से कोई नया कौशल प्राप्त किया है। राघव ने माथे पर बल डालते हुए पैनल को देखा। वायु तोप पहले ही अधिकतम स्तर पर है और मेरे विकल्प कम होते जा रहे हैं। लगता है मुझे यांत्रिक युद्ध पर प्रगति को तेज करने का एक तरीका खोजना होगा। रात के सितारे, काली रात की तैयारी। अब तक ट्रेन का बाहरी असेंबली कार्य लगभग पूरा हो चुका था। अधिक लोगों का मतलब तेज प्रगति था और संशोधनों के लिए उसकी यांत्रिक क्षमता अत्यधिक कुशल थी। वर्तमान में कवच प्लेटें, संतरी निगरानी और इलेक्ट्रिक ब्लेड कवच सभी स्थापित हो चुके थे। डिब्बा सम 11 और डिब्बा सम 5 के लिए स्वचालित विस्फोट प्रूफ दरवाजे समाप्त हो गए थे। साथ ही डिब्बा सम 5 और डिब्बा सम 2 की छतों पर लिफ्ट प्लेटफॉर्म भी। पानी और ऑक्सीजन परिसंचरण पाइपलाइनों पर अभी भी काम चल रहा था और काफिले के कई सदस्य रहने वाले डिब्बों में अपने छोटे घरों को व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। इसके अलावा केवल अधूरे कार्य ट्रेन की छत पर मशीन गन टावर, डिब्बा सम 12 पर 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम, PX-05 रोबोट और अनंत ट्रेन के पीछे 2 इंटरसिटी ट्रेन हेड और सामग्री डिब्बे थे। हालांकि राघव ने सुरक्षा कारणों से इन्हें ट्रेन के अंदर पूरा करने की योजना बनाई। बीप बीप, घड़ी की चेतावनी बजी। राघव ने गहरी सांस ली, अपने चेहरे से पसीना पोंछा और तुरंत सभी को वापस बोर्ड पर बुलाया। रात आ रही थी। कॉकपिट के भारी हैच दरवाजे, साथ ही डिब्बा सम 5 और सम 11 के स्वचालित विस्फोट प्रूफ दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। बोर्ड पर लोग व्यस्त थे, हर कोई आसन अंधेरे के लिए तैयारी कर रहा था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कॉकपिट के अंदर पूनम ने राघव को अंदर आते देखा और तुरंत कहा, ये हमारी युंजियांग मैदानों में प्रवेश करने वाली पहली रात होनी चाहिए, है ना? राघव ने ट्रेन शुरू करते हुए सिर हिलाया। दिन का उजाला यहाँ थोड़ा और लंबा चलता है। मुझे बस उम्मीद है कि आज रात हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्या तुम आज रात हेंगशान दर्रे तक पहुंचने की योजना बना रहे हो? उसने पूछा। हाँ, यह एक बड़ा स्थानांतरण स्टेशन है जिसमें कई शाखा लाइनें हैं। हमें रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। अगर स्थिति साफ हो जाती है तो हम वहां आराम कर सकते हैं। हथियारों का स्टेशन अभी तक नहीं बना है और मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूं, राघव ने पूनम की ओर देखते हुए जवाब दिया। उस तरह के स्थानांतरण स्टेशनों में बहुत सारी ट्रेनें, आपूर्तियां और यांत्रिक संसाधन होने चाहिए। अब जब हमारे पास जनशक्ति है तो हमें वह सब कुछ इकट्ठा करना होगा जो हम कर सकते हैं। जंगल में ज्यादा भोजन उपलब्ध नहीं होगा। पूनम ने सिर हिलाया। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ना शुरू किया, उसने फिर से बोलना शुरू किया। सैमी ने बाइतियान में जिस समूह शिकार प्रभाव का उल्लेख किया था उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? एक संभावना है। वास्तव में मेरे पास पहले भी इसी तरह का अनुमान था। राघव ने आह भरी और कॉकपिट में एक सीट ली। उसने आगे घूरते हुए देखा, विशाल आकाश को धीरे धीरे अंधेरा होते हुए देखा। इससे पहले कि हम दालुओ पर्वत में प्रवेश करते, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस सोचा था कि रात में भयानक संस्थाओं का दिखना बहुत अचानक था, जैसे कि रात अपने आप में अतिव्यापी स्थान का एक रूप थी। एक बार जब रात हुई तो वे अचानक दिखाई दिए। शायद वे एक उच्च आयाम में मौजूद हैं और बाइतियान के दौरान वे हमें देख सकते थे लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते थे। राघव के विचार उस समय की ओर चले गए जब वह अप्रत्याशित रूप से 1542 आवृत्ति पर भ्रष्ट दानव से मिला था और वह विचार तब से उसे नहीं छोड़ रहा था। ये भयानक संस्थाएं किसी विशिष्ट घोंसले से आती हुई नहीं लगती थीं। अगर हमें इसे एक घोंसला कहना था तो शायद डार्क टाइड्स में शामिल रसातल ही असली घोंसला है।
पूनम उसके विचारों से हैरान होकर माथे पर बल डाला। अगर यह सच है तो ये भयानक है। ये संभव है कि भयानक संस्थाओं के हमले सिंगूर शहर में बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने से ही शुरू हुए हों, या शायद ये भयानक संस्थाएं जीवित बचे हुए काफिलों का पीछा करने वाले शिकारी थे। लेकिन सिंगूर शहर की काली रात में प्रवेश करने के बाद वे सभी बाहर आ गए। राघव ने कंधे उचकाए। सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट में प्रवेश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत था। आखिर जब रात हुई तो इतने सारे जीवित बचे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन भयानक संस्थाएं सीधे स्पेसपोर्ट पर दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब समूह शिकार प्रभाव के बारे में सुनकर मैं सोचने लगा हूं कि यह चीज़ों को समझा सकता है। अगर ऐसा है। पूनम ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र ट्रेन की स्क्रीन पर समय की ओर चली गई। सूरज डूबने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। फिर उसने अपने पीछे लंबे गलियारे की ओर देखा और कहा, हमने अपनी टीम का विस्तार किया है। इसका मतलब है अधिक खतरा, और यह जल्द ही बढ़ने वाला है। राघव ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही। अंधेरा होता आकाश एक अशुभ चमक डाल रहा था। अध्याय 174 त्रिज्वार। सैकड़ों मीटर लंबी विशालकाली ट्रेन डूबते सूरज के नीचे तेज होने लगी। शाम के 6:40। पटरियां पुराने जंगल की घाटी में फैली हुई थीं और क्षितिज काले सागर में डूबता हुआ लग रहा था। पूनम ने यात्रा गाइड को देखा और कहा, लगभग रात होने वाली है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से हमने जियाजो शहर छोड़ा है मुझे एक अजीब ठंडापन महसूस हो रहा है। राघव ने दूर क्षितिज पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसने भी वैसा ही महसूस किया था, लेकिन पूनम को अपनी चिंता व्यक्त करते सुनकर वह बेचैन हो गया। खड़-खड़। ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई, जैसे कि किसी चीज को कुचल दिया गया हो। राघव और पूनम दोनों जड़ता से आगे की ओर उछले। दोनों भौहें सिकुड़ रहे थे। वह क्या था? पूनम ने अपनी भौहें सिकुड़ी, सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं देखा। राघव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पटरियां साफ थीं, आसपास कोई ज़ोंबी या रुकावट नहीं थी, फिर भी किसी चीज़ ने ट्रेन को धीमा कर दिया था। किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है। राघव ने सावधानी से पूछा। डिब्बों के प्रमुख कर्मियों से संपर्क करने के लिए अपना कम्युनिकेटर उठाया। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, राजिता ने सबसे पहले जवाब दिया। क्या हमने अभी किसी चीज़ से टक्कर मारी? कीकी की आवाज़ आई। मुझे भी असहज महसूस हो रहा है, डिब्बा सम। 10 से सुमी की आवाज़ आई। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे यह एहसास हुआ है मुसीबत पीछे पीछे आई है। डिब्बा सम 5 में प्रोजेश अपने बालों को ठीक कर रहा था जब उसने राज को देखा। क्या राघव हमें बुला रहा है? राज ने अपना हाथ उठाया और कम्युनिकेटर की ओर इशारा किया। राघव ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने कुछ देखा? प्रोजेश ने भौहें सिकुड़ी और अपनी हथेली उठाए। उसके हाथ में एक लौ जली। अचानक लौ भड़क उठी, हिंसक रूप से कांप उठी और फिर जल्दी से शांत हो गई। लौ के बाद लौ। उसने दोनों हाथ जलाए और डिब्बा एक लाल चमक में नहा गया। उसने अचानक भान सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता दिखाई दी। ये ठंड, ये केवल तापमान नहीं है, यहाँ कुछ खतरनाक चल रहा है। डिब्बा सम 2 में की नियंत्रण पैनल के सामने बैठी थी, भौहें सिकोड़े हुए ट्रेन के मापदंडों का विश्लेषण कर रही थी और संतरी प्रणालियों को स्कैन कर रही थी। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। राघव, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हमें रुककर जांच करनी चाहिए? उसने अपना कम्युनिकेटर पकड़कर पूछा। खड़-खड़। ट्रेन की गति फिर से धीमी हो गई, इस बार एक भारी, अधिक सुस्त एहसास के साथ। राघव प्रतिक्रिया सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास एक विचार आया और वह जल्दी से डिब्बा सम 1 पर लौट आया, जहां उसने ट्रेन पर लगे उपकरण को सक्रिय किया। एक असामान्य घन $$ टेक्स्ट डिंग। प्रतिबिंब पहचान के लिए गैर यांत्रिक बल का उपयोग किया जा रहा है। $$ टेक्स्ट पहचान सफल। कोई भय जोखिम नहीं मिला। आयामी अंधेरी शक्ति के आक्रमण को अवरुद्ध कर दिया गया है। $। अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या मैं अति प्रतिक्रिया कर रहा हूँ? उसका दिल एक धड़कन चूक गया क्योंकि उसने सोल वेव डिटेक्टर आत्म तरंग संसूचक पकड़ा, बटन दबाया। भयानक रक्त क्रिस्टल से एक हल्की लाल ऊर्जा नाड़ी निकलनी शुरू हुई, जो जल्दी से वापस सिकुड़ गई, जिससे डिटेक्टर की सुई झटके से हिल गई। $-100, $-200, $-300, $-500, $-1000, $। तेजी से गिरते नकारात्मक सोल वेव मूल्यों को देखकर राघव की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। $-1000 वास्तविक डेटा नहीं था, यह उसके साधारण सोल वेव डिटेक्टर की सीमा थी।
राघव का चेहरा भयावह हो गया क्योंकि उसने कम्युनिकेटर उठाया। उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी। हर कोई सतर्क हो जाओ। सोल वेव डिटेक्टर खतरनाक रूप से उच्च स्तर की अंधेरी शक्ति उठा रहा है। कोई असामान्य चीज़ हमें निशाना बना रही होगी। उन शब्दों पर डिब्बों में तनाव फैल गया। राघव डिब्बा सम 2 तक गया, जहां कीकी अभी भी भौहें सिकोड़ रही थी, ने सूचना दी, कुछ नहीं। मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। क्या वे आसमान में कौवे हैं? नहीं राघव, हम। जैसे ही राघव अन्य डिब्बों में जाने वाला था, कीकी ने पुकारा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, लगभग रात होने वाली है। राघव की अभिव्यक्ति बदल गई और बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और कॉकपिट की ओर भागा। पूनम, क्या आगे कोई पुल या सुरंग है? हमें तेज होने और आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। पूनम ने सीधे जवाब दिया, बहुत सारे हैं। यह क्षेत्र अभी भी पहाड़ी है। मैदान केवल हिंगशान दर्रे के बाद शुरू होते हैं। अगर हम जंगल में जाते हैं तो हमें दलदल और वेटलैंड मिलेंगे। बीप बीप, उसकी कलाई घड़ी से दूसरी चेतावनी बजी। शाम के 6:45, अंधेरा हो रहा है। राघव ने आगे देखा। सूर्यास्त अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन क्षितिज पहले से ही अजीब रोशनी के साथ झिलमिला रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। पूनम आश्चर्य से चिल्लाई, राघव देखो, रोशनी के 3 किरण हमारी ओर आ रहे हैं। राघव ने भी देखा। हर बार जब रात होती थी तो अंधेरी ज्वार की चमकती आभा एक पर्दे की तरह क्षितिज पर फैल जाती थी, दुनिया को अंधेरे में डुबो देती थी। हालांकि इस बार 3 किरणें अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, आसमान में पानी पर लहरों की तरह फैल रही थीं। वह 3 रसातल क्षेत्रों से आ रहा एक ज्वार है। राघव के खत्म होने से पहले ही दुनिया अचानक अंधेरे में समा गई। खड़-खड़, ट्रेन को एक और खींच महसूस हुई और एक ही पल में अनंत ट्रेन की सभी खिड़कियां, जिसमें संतरी प्रणाली के मॉनिटर भी शामिल थे, पूरी तरह से काले हो गए। क्या हो रहा है? कीकी अपनी सीट से उछल पड़ी और खिड़की की ओर भागी। ब्लैकआउट पैनल उठाया। उसने बाहर देखा, लेकिन खिड़की किसी चीज से ढकी हुई लग रही थी और वह कुछ भी नहीं देख पाए। कॉकपिट में जैसे ही अंधेरा उतरा, सामने की खिड़की को अचानक कुछ बड़ी और काली चीज ने रोक दिया। पूनम की नज़र तेज हुई और उसने महसूस किया कि खिड़की को ढकने वाली वस्तु धीरे धीरे चलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे किसी कीट का शरीर। तुरंत राघव ने अनंत ट्रेन को धीमा करने का आदेश दिया और पूरे डिब्बे में चीखें फूट पड़ीं। राघव, कीकी की आवाज़ कम्युनिकेटर के माध्यम से तेजी से आई। हमारी ट्रेन के बाहर ये चीज़ें रेंग रही हैं। सभी सदमे में जम गए। बाहर जैसे ही अनंत ट्रेन पहाड़ों में गहरे उतर गई, अनगिनत विशाल डरावनी संस्थाएं ट्रेन से चिपकी हुई थीं। ये जीव विशाल थे, उनके विकृत शरीर मुड़ रहे थे और मरोड़ रहे थे, पूरी ट्रेन को जकड़ रहे थे। हर दिशा से स्टील के कुचलने की आवाज़ गूंज उठी, जिससे सभी अचानक हुए हमले से चौंक गए। धप धप धप, अचानक पूरी अनंत ट्रेन घिर गई। हवा में जीवों के चढ़ने और हिलने की अजीब आवाज़ें भरी थीं। कीटों जैसे अंग ट्रेन की खिड़कियों पर तेज आवाज़ कर रहे थे, जिससे यात्री डर के मारे जम गए। ये चीज़ें कहाँ से आईं? पूनम का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने डर को दबाया, सावधानी से राघव से बात कर रही थी। राघव चुप रहा। उसका यांत्रिक हृदय पूरी ट्रेन से जुड़ा हुआ था और वह महसूस कर सकता था कि बाहरी ताकतें अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं, जिससे हर डिब्बे पर तनाव पड़ रहा था। उसका दिल डूब गया। ये जीव इतनी अचानक क्यों दिखाई दिए थे? उनके द्वारा की गई सभी सावधानियों के बावजूद राघव अभी भी अप्रत्याशित खतरे से चौंक गया था। धप धप धप, एक विशाल काला कीट ट्रेन के सामने रेंगता हुआ आया और कई मानव जैसी भुजाओं वाला एक प्राणी धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ा। ये हवा में लटका हुआ था, एक राक्षसी मकड़ी का चेहरा प्रकट कर रहा था। उसकी आंखें मुड़ी हुई और पीली थीं, जिसमें 2 बड़ी आंखें थीं जो मुड़े हुए मानव चेहरों से मिलती जुलती थीं, चौड़ी खुली थीं, भयानक डर की आभा उत्सर्जित कर रही थीं।